10th class, from today we will start a series of sample papers. आज हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर की, जिसमें हम हर वीक एक सैम्पल पेपर वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, आज पहला पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका 10th क्लास का. तो ये 60 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स का है पेपर, जिसमें से आपके साथ मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो पोर्शन शेयर करूँगा. ओके, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक एक्स्ट्रा पेपर मिलेगा जिसको आपको करके रखना है. फिर नेक्स्ट वीक हम उस नए पेपर की वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर से आपको जो भी डाउट्स होगा वो आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो आज हम पहला पेपर स्टार्ट करते हैं. सो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सामने. अ रे ऑफ लाइट LM, वी हैव अ रे ऑफ लाइट LM इज इंसिडेंट ऑन ए मिरर एज शोन इन फिगर. तो मैं फिगर आपके सामने बना रहा हूँ. यहाँ पर फिगर है कि इस तरह से, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ये हमारे पास एक मिरर गिवन है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मिरर दिस इज. सो द आंसर इज इट इज ए concave mirror. concave mirror is also called converging mirror, और इसकी फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होगी, दैट इज नेगेटिव. रियल फोकस, दिस इज F, दिस में बी C. ओके, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक रे है LM. दिस इज अ रे LM. दिस इज L, दिस इज M, and this is P, F, C, and here a point A. This is the question. The angle of incidence for this ray is the angle between it and the line joining other 2 point figure. Name these 2 points. So हमें बताना है कि जो angle of incidence होगा वो इस रे और एक और रे के बीच में होगा. तो हमें उस रे का नाम बताना है, हमें उस लाइन का नाम बताना है कि angle of incidence किस में बनेगा. Okay, so first of all what we have to revise, that is we have to revise angles in by mirror. This is a plane mirror, you can say. यहाँ से एक रे आती है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. यहाँ से जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज नॉर्मल. तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल इज दिस लाइन, एंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हमसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस में बनेगा. हमसे पूछा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस में बनेगा. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी रेस के बीच में बनता है. तो आंसर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है वो बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में. ओके, तो ये रे आ रही है, तो ये तो हमारे पास इंसिडेंस रे हो गई. अब हमें बताना है कि इसका नॉर्मल क्या होगा. तो फॉर ए मिरर हमने सीखा हुआ है कि नॉर्मल इज द लाइन विच जॉइन सेंटर, विच पासिस फ्रॉम सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर. सो अगर मैं इस सेंटर को इस पॉइंट के साथ जोड़ दूं तो दिस विल बी incident ray LM and CM is the normal. Okay, and what will happen to the reflected ray? It will pass from focus. Okay, so question क्या था, क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बताना है कि 2 पॉइंट बताओ जिसके बीच में रे आएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा. तो दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R. सो एंगल I is angle LMC and those points are MC. MC is the line, M and C are 2 points जिनके बीच में angle of incidence बनेगा. Okay, तो this is the answer of question number 1. Okay, question number 2. Question number 2 आपके सामने. Metals generally occur in solid state. Name and write the symbol of metal that exists in liquid state and room temperature. तो हम इसको जानते हैं कि Hg, that is mercury. Mercury is the मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं. आंसर है थर्मामीटर्स में यूज़ करते हैं. और अगर हम बात करें तो इसका, और इसको हम ये डक्टिलिटी भी शो नहीं करेगा, मेलिबिलिटी भी शो नहीं करेगा. तो एक ही क्वेश्चन के अंदर से हम जितने क्वेश्चन बनेंगे सभी को डिस्कस करते रहेंगे साथ के साथ. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजली एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क. गिव रीजन. तो इस क्वेश्चन को हमने चैप्टर नंबर 2 के जब हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे तब भी डिस्कस किया था. तो इसमें क्या होता है, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर. मिल्क कंटेन लैक्टोबैसिलस. वी नो दैट दिस इज ए बैक्टीरिया विच रिलीज लैक्टिक एसिड. ओके, मिल्क जो है लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो इसके अंदर रहता है, जो लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा विद जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी जल्दी रिलीज करेगा. ओके, जितना ज़्यादा मतलब रूम टेम्परेचर, गर्मियों की बात हो रही है इसमें, क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ है. ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं. बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला
NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। और जैसे ही हमारे पास कोई वर्ड आता है हम उसके बारे में जो जो पता है सब कुछ लिख देते हैं। बेकिंग सोडा से हम बनाते हैं बेकिंग पाउडर, दैट इज बेकिंग सोडा सम प्लस सम एडिबल एसिड, ओके। और इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, क्रिस्पी एंड फ्लफी फूड आइटम्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, केक में, पकौड़ाज में, ओके। और बेकिंग सोडा बनता कैसे है, तो बेकिंग सोडा की हम रिएक्शन भी यहाँ लिख लेते हैं कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इन चारों चीज़ों को जब हम सही मात्रा में मिलाकर रिएक्शन करवाएंगे तो हम वी विल गेट NH4Cl प्लस NaHCO3। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर आंसर बट वी मस्ट नो कि एक ही वर्ड से हमें उसके बारे में और क्या क्या पता है, इससे हमारी क्या होगा, सारी की सारी रिवीजन हो जाएगी। तो दिस इज बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का नेचर क्या है, इट इज़ अ वीक बेस, इट इज़ माइल्ड बेस। अब बेस क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ओके। जैसे ही एसिड रिलीज किया बैक्टीरिया ने, ये बेस उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये तब तक करता रहेगा जब तक इसके अंदर बेस की अमाउंट है। तो इसलिए हम जो गर्मियों में है थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं ताकि दूध फटे ना, ठीक है, सो दैट मिल्क विल नॉट गेट स्पॉइल्ड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स यू द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ फ्यू मीडिया। हमारे पास एक टेबल है, टेबल आपके सामने है। इसमें है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 एंड क्राउन ग्लास 1.5, रॉक साल्ट 1.54, रूबी 1.7 एंड डायमंड 2.52। तो हमें 5 चीज़ें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन है कि आपको इस टेबल का यूज़ करना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मीडियम पेयर सो दैट लाइट स्पीड अप व्हेन इट्स गोज फ्रॉम वन ऑफ दीज मीडिया टू अनदर। हमें क्या करना है, हमारे पास जो 5 मीडियम है हमें उसमें से ऐसा पेयर ढूंढना है कि जब लाइट उसमें जाए तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जाए, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज व्हेन इट चेंजेस द मीडियम। तो ऐसा कब होता है, तो ऐसा तब होता है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, ओके। एंड जितना ज़्यादा डेंस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज एनी 2 मटेरियल जिसमें लाइट रेयर टू, ओके, स्पीड इंक्रीज होनी है ना, तो डेंसर टू रेयर होगा। ये मैंने उल्टा लिख दिया, इसमें ठीक करते हैं। लाइट विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ठीक है। डेंसर टू रेयर जब लाइट जाएगी तब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें इसमें कोई भी डेंस और रेयर चूज करना है। तो आई कैन चूज व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम फर्स्ट ए फ्रॉम डायमंड टू वाटर, क्योंकि डायमंड का सबसे ज़्यादा है, वाटर का सबसे कम है अकॉर्डिंग टू द टेबल। और आई कैन चूज फ्रॉम रूबी टू वाटर और फ्रॉम डायमंड टू रूबी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम में। और वी कैन चूज रॉक साल्ट टू क्राउन ग्लास और सॉल्ट फ्रॉम वाटर। तो आप इसमें से कोई भी एग्जांपल चूज कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। हमको चूज क्या करना है कि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल इज एन, सो एक एन होना चाहिए ज़्यादा और दूसरे का होना चाहिए लेस, तो स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट स्लो डाउन। सो सेकेंड क्वेश्चन इज स्पीड स्लो डाउन। तो इसमें हम क्या करेंगे, लाइट की स्पीड कम कब होती है, जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर। तो रेयर टू डेंसर में आप क्या कर सकते हैं, इन सभी के एग्जांपल्स को उल्टा कर दीजिए। जो ऊपर हमने एग्जांपल्स लिए थे इनको उल्टा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं सिंपल सा वाटर टू डायमंड, और यू कैन चूज एनी एग्जांपल, यू कैन से फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लो वैल्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हाई वैल्यू, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका चैप्टर नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 5, वाई पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चरर फिल द पैकेट ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन गैस। ये है आपका चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन। सो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट रेंसिडिटी। वी नो दैट नाइट्रोजन गैस इज वेरी लेस रिएक्टिव गैस, सो इट विल help to prevent oxidation of oils and fat, okay। तो this is the first 5 questions of your paper। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ये थे शुरू के 5 क्वेश्चंस के आंसर, एक बार इनको नोट करो। इसमें कोई डाउट है तो एक बार देखिए इसको स्क्रीन पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने,
Alloys are used in electrical heating device rather than a pure metal. Give one reason. आपको बताना है कि हीटिंग डिवाइस के अंदर हम एलोइज को क्यों यूज करते हैं देन प्योर मेटल. तो इसका सिंपल सा रीजन क्या है, एलोय इज अ मिक्सचर ऑफ, इट्स अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, तो हम इसमें क्या करते हैं कि आपने क्या पढ़ा था, हीटिंग डिवाइस में क्या होगा, वी नो दैट दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि जितना ज़्यादा करंट चलेगा उतना ही ज़्यादा वायर गर्म हो जाएगी. अब हमें पता है कि अगर वायर गर्म हो रही है, इफ वायर इज गेटिंग हॉट, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ठीक है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, इट्स डिपेंड ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर. मटेरियल एंड टेम्परेचर. तो अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना ही कम, और जितना कम रेजिस्टेंस करंट उतना ही ज़्यादा. इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने उसको करंट पास किया वायर गर्म हो जाएगी, वायर गर्म होने से उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम, और करंट कम होने से उसकी हीट कम. तो ये कम ज़्यादा आपस में खेलते रहेंगे. तो दैट्स वाई व्हाट वी यूज़ एलोय. एलोय की खास बात क्या है, पहली खास बात हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्योर मेटल हाई होता है. सेकंड, हाई रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है. एंड थर्ड पॉइंट, इट्स रेजिस्टिविटी डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर. इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आने से रेजिस्टिविटी में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, माइनर सा चेंज आएगा, दैट कैन बी बियर्ड. ओके, जिसको हम कह सकते हैं. सो दिस इज द आंसर कि वाई वी यूज एलोय देन प्योर मेटल. ओके, प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो एलोयज का है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. सेकेंड, इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है. और थर्ड, इट डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज नहीं दिखाती, वेरिएशन नहीं दिखाती. इसका मतलब रेजिस्टिविटी एक तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, इतना मामूली सा चेंज आता है, दैट कैन बी एडजस्टेड. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7, tooth enamel is one of the hardest substance of our body. How does it undergoes damage due to eating chocolates and sweet? What should we do to prevent it? तो tooth enamel, it's a very important question. क्या होता है अगर आप ज़्यादा चॉकलेट्स और स्वीट्स खाते हैं तो दांत खराब क्यों होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि टूथ एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज टूथ एनेमल. So it is calcium phosphate. It is a salt of calcium phosphate. ये नेम आपकी NCERT बुक में है. और it is weak base. ओके, अब क्या होगा, स्वीट्स खाने से क्या होगा, बैक्टीरियाज वो स्वीट्स है या चॉकलेट्स है दांतों में चिपक जाएगी, जिसकी वजह से उसका बैक्टीरिया वहीं पे डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से एसिड रिलीज होगा, दैट विल रिलीज एसिड एंड दैट विल स्टार्ट डैमेजिंग आवर टीथ. क्योंकि वीक बेस है, वीक बेस उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन, और दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं. तो व्हाट विल बी राइट कि while eating sweets or chocolates the bacteria will release acid and that will damage the tooth. ओके, तो ये आंसर आपके सामने है, एक बार आप इसको नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके. ठीक है, अब इसने पूछा है कि व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट इट. तो आंसर है ब्रशिंग 2 times a डे, सुबह और शाम 2 बार ब्रश कीजिए. क्योंकि टूथपेस्ट क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं, वीक बेस. ओके, मन में आता है कि अगर टूथपेस्ट बेसिक होते हैं तो हमें कड़वे क्यों नहीं लगते, तो उसमें फ्लेवर डाला जाता है, ठीक, ताकि सभी उसको आराम से ब्रश कर सकें. तो टूथ एनेमल में उसमें क्या होगा, ब्रश करने से जो एसिड रिलीज किया स्वीट्स और चॉकलेट्स ने, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा हमारा टूथपेस्ट. पहली चीज़. दूसरी चीज़, अगर थोड़ी बहुत चॉकलेट या स्वीट या कुछ और लगा रह गया दांतों में तो उसको साफ भी कर देगा, जिसकी वजह से हमारे दांत बचे रहेंगे. ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने. अ स्टूडेंट has been collecting silver coins and copper coins. So what we have, silver and copper. दोनों के हमारे पास कोइन है, तो चाहे कोइन हो, चाहे चैन हो, या कोई भी अदर शेप हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा. ओके, सो वन डे शी ऑब्जर्व्ड अ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. तो व्हाट शी ऑब्जर्व, ब्लैक कोटिंग, एंड
अब इसको देख के पता लग रहा है कॉपर है तो इसके ऊपर क्या होगा, ग्रीन कोटिंग, और अगर आयरन होता तो ब्राउन कोटिंग. दिस प्रोसेस इज कोरोजन. एंड व्हाट इज कोरोजन? The slow eating of metal surface. The slow eating of metal surface by air and moisture. So the slow eating of metal surface by air and moisture is called corrosion, and rusting of iron is corrosion. Corrosion जो अगर आयरन का हो रहा है उसके लिए हमने रस्टिंग नाम रखा गया था. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? One day she observed a black coating on silver and green coating on copper coins. Okay, which chemical phenomena is responsible for this process? Answer: corrosion. Okay, second part. What are the chemical name of black and green coating? तो black coating का हमने क्या नाम रख रखा है? सिल्वर सल्फाइड Ag2S. एंड ग्रीन कोटिंग का हमने क्या नाम रखा हुआ है? कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और यू कैन से हाइड्रेटेड कॉपर कार्बोनेट. ओके, इसका फॉर्मूला ये है, और कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है CuCO3.CuOH whole twice. These are the formulas for this black coating. Okay, and how can we prevent it? By painting, by greasing, by galvanization. ये सब आपने कोरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके पढ़ रखे हैं. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9. 2 students perform the following experiments on graph and series and parallel combination. 2 students perform the experiment on series and parallel combination of 2 given resistor R1 and R2 and plot the following graphs. तो हमारे पास क्या है कि 2 बच्चों ने ग्राफ बनाए इस तरह से. ये क्वेश्चन के अंदर एक मिसप्रिंट है, वो आप यहाँ ठीक कर लीजिए. दोनों जगह पे हमारे पास VI ग्राफ है. ठीक है, पेपर में एक जगह पे I भी लिखा हुआ है, तो लेकिन दोनों जगह हमारे पास VI ग्राफ है. तो इन्होंने क्या देखा कि एक ने तो ऐसे ग्राफ बनाया, दिस इज फॉर सीरीज एंड दिस इज फॉर पैरेलल, और दूसरे ने बनाया दिस इज पैरेलल, दिस इज सीरीज. ओके, विच ऑफ द ग्राफ is or are correctly labeled in terms of words series and parallel? Justify your answer. तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत बना हुआ है. तो ध्यान से देखते हैं. किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज पर, ओके, लेट अस से फॉर दिस वोल्टेज दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट. ओके, एंड अगर हम देखें तो ये वाला करंट है हमारे पास, इसके लिए इसको तो इतनी सारी वोल्टेज चाहिए फर्स्ट वाले को, और दूसरे वाले को सिर्फ इतनी सी वोल्टेज चाहिए. दिस इज वोल्टेज फॉर पैरेलल एंड दिस इज वोल्टेज फॉर सीरीज. ओके, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इतने से करंट के लिए इतनी सारी वोल्टेज चाहिए पैरेलल को और इतनी चाहिए सीरीज को. तो हमें देखना है कि इसमें सही कौन है और गलत कौन है. तो अगर हम बात करते हैं, हमें याद है फॉर्मूलाज सीरीज का. RS क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो हम RS को लिखते थे NR, N टाइम्स ऑफ R. सिमिलरली 1/RP वाज 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन. और अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस सभी की वैल्यू सेम है तो RP की वैल्यू क्या आएगी? R/N. अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है. इसका मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी कि करंट कम, और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम यानी कि करंट ज़्यादा. करंट कब ज़्यादा होगा? जब वोल्टेज होगी. ठीक है, अगर हम बात करें तो इस केस में इतने ज़्यादा वोल्टेज से इतना करंट चल रहा है और इसमें इतनी कम से ही इतना करंट चल रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा? दिस ग्राफ इज करेक्ट, क्योंकि इसमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तभी तो करंट यहाँ तक पहुँचेगा, इसमें कम वोल्टेज में ही चल रहा है. इसके अंदर क्या हो रहा है कि ज़्यादा वोल्टेज में इतना करंट, पैरेलल में ऐसा नहीं होता. ठीक है, ऐसा सीरीज में होता है. तो दिस ग्राफ इज राइट. ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. तो एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है. ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड. तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना है थ्रू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड. ओके, तो चलिए इस डायग्राम को बनाते हैं फटाफट से. करंट कैरिंग सोलिनॉइड कैसा होगा? सबसे पहले तो हम सोलिनॉइड बनाएंगे. हमारे पास इस तरह से एक रोड है,
आयरन रॉड यू कैन से, और इसके ऊपर हम ब्राउन कॉपर वायर को लपेटना शुरू कर देते हैं। तो लपेटते हैं चलिए वायर को। तो ये हमने इसके ऊपर कॉपर वायर को लपेट दिया। यहाँ पर हमने एक बैटरी को लगाया है, यहाँ पर वी हैव स्विच एंड दिस इज अ सोलिनॉइड इन विच करंट इज फ्लोइंग। तो करंट की डायरेक्शन हम बात करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो ये कैसे लपेटी हमने वायर, इस तरह से, ठीक है। इसको हमने ऐसे लपेटा है, तो अगर मैं इस हाथ को एज इट इज ऐसे घुमा देता हूँ तो आपकी तरफ क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं इधर से देखूंगा तो मेरी तरफ क्लॉकवाइज। तो आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है तो इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ, और इस तरफ साउथ ऑफ कोर्स। सो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली, एंड व्हाट वी नो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एरो लगाना जरूरी है क्योंकि विदाउट एरो हमें नहीं पता लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से बनाइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है। और यहाँ पर साइड में एक बैलून है जिसके ऊपर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने इसकी स्टडी की थी, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। व्हाट डज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड इंडिकेट। तो ये अंदर की तरफ कैसी होंगी, अंदर एकदम स्ट्रेट होंगी। तो अंदर हम क्या लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलिनॉइड आर पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने सिंबल लिखा था B, इनसाइड सोलिनॉइड इज पैरेलल लाइंस, एंड पैरेलल लाइंस मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Okay, inside the solenoid the magnetic field is uniform means it is constant, it is not changing। अब इसमें पूछा जा सकता है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है कि करंट कितना चल रहा है, और डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स, और आप इसको बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, इट्स कॉल्ड नंबर डेंसिटी, कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में हमने कितनी वायर्स को लपेटा है, ठीक है। तो ये इसका रिलेशन भी आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। राइट वन एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो आपको इसके यूजेस बताने हैं। तो वी यूज इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्रेन्स में यूज करते हैं, हैवी लिफ्ट्स, हैवी लोड्स को उठाने के लिए यूज करते हैं जो आयरन के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, नॉट मैग्नेटिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट गिविंग सुटेबल रीजन फॉर इट। तो आपके सामने कुछ रिएक्शंस है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रिएक्शन हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास जिंक एंड कॉपर सल्फेट विल गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सेकेंड रिएक्शन इज आयरन प्लस जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ओके, तो ये हमें 3 रिएक्शन गिवन है और पूछा गया कि इनमें से कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिएक्शन अलग आ सकती है इसके अंदर बट तरीका सेम रहेगा। ओके, सो बट वी नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन दैट वी मस्ट नो द रिएक्टिविटी सीरीज। सो आपको इसमें रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ। वी विल राइट इट हियर। KNaCAMgAl ZnFePbH CuHgAgAuPt। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सो जिंक एंड कॉपर, जिंक ऊपर कॉपर नीचे। सो दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट। सेकेंड, आयरन फ्रॉम जिंक सॉल्यूशन। सो आयरन इज डाउन साइड एंड जिंक इज अपसाइड, अपवर्ड। ओके, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सो दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज आयरन कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। थर्ड रिएक्शन जिंक एंड आयरन, यस दिस विल टेक प्लेस। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर हो सकता है सल्फेट की जगह क्लोराइड हो जाता, हो सकता है इसमें ABC की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका सेम रहता है एंड व्हाट वी हैव टू नो कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13,
वी हैव टू पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 13। तो फर्स्ट पार्ट आपके सामने है कि टू लेंसेज हैव पावर 2d एंड -4d। वी हैव टू लेंसेज, पहले वाले की पावर है +2d, सेकंड की पावर है -4d। 2 डायोप्टर -4 डायोप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेचर क्या होगा लेंसेज का। पॉजिटिव है तो कन्वेक्स, नेगेटिव है तो कनकेव। दिस इज कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हमें पता लग गया। क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ईच लेंसेज। सो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज कन्वेक्स और कन्वर्जिंग। सेकंड वाले की बात अगर हम करते हैं तो दिस विल बी कनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। ओके, प्लस का 2d प्लस 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो वी नो पावर इज इक्वल टू 1/f, सो f इज इक्वल टू 1/p, तो f इज इक्वल टू 1/2 मीटर और यू कैन राइट इट 50 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड वाले में क्या होगा, f इज इक्वल टू 1/4 मीटर, नेगेटिव साइन, और -25 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन इंडिकेट इट इज ए कनकेव लेंस। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। हमें एक टेबल गिवन है। द फॉलोइंग टेबल शो द पोजीशन ऑफ 6 एलिमेंट A, B, C, D, E and F इन पीरियोडिक टेबल। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो टेबल आपके सामने है, ठीक है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एलिमेंट विल फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो आंसर है कि नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं आपस में, ठीक है। लेकिन अगर उनके साथ एक मेटल है तो मेटल क्या बनाएगा, मेटल और नॉन मेटल आयोनिक बनाएंगे। तो इसने पूछा है कि ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, सो द आंसर विल बी ई, क्योंकि वो बिलोंग्स टू ग्रुप 14। ग्रुप 14 मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी इज 4, क्योंकि ग्रुप का नंबर हमें क्या बताता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। तो ये ना तो 4 लूज कर सकता, ना ही 4 गेन कर सकता, तो दैट मीन ये शेयर करेगा। ओके, और ये थर्ड ग्रुप में है, तो ये सिलिकॉन की बात चल रही है, बट इन्होंने नाम नहीं पूछे, हमें आंसर ABCDE की फॉर्म में ही देने हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर क्या है, दिस मेटल इज सिलिकॉन, क्योंकि ये थर्ड पीरियड में है, ठीक है, थर्ड पीरियड में है और 14th ग्रुप में, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर बी, विच एलिमेंट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2। तो मेटल कौन से होते हैं, जिनके लास्ट शेल में लेस देन 4 हो। तो या तो फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप या 13th ग्रुप। तो इसने पूछा है वैलेंसी 2, तो ये आएगा आंसर डी, हुज लोकेशन इज ग्रुप 2 पीरियड 3। थर्ड पीरियड में है, सेकंड ग्रुप में है, और इसको आप देख के इसकी लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं, क्योंकि 3 पीरियड है तो 3 शेल होंगे, तो 2 8 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। और यहीं से आप इसका एटॉमिक नंबर भी बता सकते हैं, एटॉमिक नंबर 12, यानी कि मैग्नीशियम की बात हो रही है। बट एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है, ये हम सिर्फ अपने नॉलेज के लिए कि हमें कितना उसके बारे में पता है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 284, एटॉमिक नंबर होगा इसका 14, पीछे वाले क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट हमने कर दिया है। थर्ड पार्ट है विच इज नॉन मेटल विद वैलेंसी 3। तो नॉन मेटल होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 3 वैलेंसी के लिए उसके लास्ट शेल में 5 होने चाहिए। तो इसका क्या आएगा, एलिमेंट बी, जो कि है ग्रुप 15 पीरियड सेकंड। तो सेकंड पीरियड का मतलब क्या, सिर्फ 2 शेल है, और 15 का मतलब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ये तो पूछा इन्होंने। तो नॉन मेटल है, तो इसका एटॉमिक नंबर आएगा 7, और ये है नाइट्रोजन। ओके, ये नाइट्रोजन की बात हो रही है। हमें सिर्फ यहीं तक आंसर देना है कि क्योंकि इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 गेन करेगा, दैट्स व्हाई इट इज ए नॉन मेटल विद वैलेंसी 3। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट इसका क्या कहता है, आउट ऑफ डी एंड ई विच इज बिगर एटॉमिक साइज एंड वाई। तो जो डी है हमारे पास वो है ग्रुप 2 पीरियड 3, एंड जो ई है हमारे पास वो है ग्रुप 14 पीरियड 3। तो आप इसको ध्यान से देखो कि डी लेफ्ट साइड है और ई राइट साइड है। तो लेफ्ट
तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। वी नो दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज विल डिक्रीज, सो D is bigger in size than E. Okay, D has more radius. D has more radius than E, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ओके, सो साइज डिक्रीज। इसके पास प्रोटॉन कम है, इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, ये कम लगाएगा, जिसके से इसका रेडियस कम, इसका रेडियस ज्यादा। ई, क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द फैमिली सी एंड एफ। सी एंड एफ जो है हमारे, सी एंड एफ बिलोंग्स टू 18th ग्रुप, सो इनका नाम रखा गया था नोबल गैसेस और इनर्ट गैस। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 5 के 5 पार्ट हमने कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज विविडली यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स एंड हैज मोलिकुलर फॉर्मूला दिस। तो ये पोर्शन है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि अभी हमारे 2020-21 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इस क्वेश्चन का आप एक बार आंसर नोट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H2O। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर C2H4O2 आएगा। ओके, एंड इसको हम प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स यूज़ करते हैं, और अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो इन्होंने कहा है कि हमें एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा B। तो हमें यहाँ से पता लगा कि ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। This is carboxylic acid with 2 carbons, so this will ethanoic acid. Okay, this compound is ethanoic acid. So A का आंसर आया ethanoic acid। सेकेंड क्वेश्चन है इसका इथेनॉल के साथ रिएक्शन क्या होगी। So this is CH3COOH plus C2H5OH. This reaction is in the presence of hot and concentrated H2SO4। गर्मा गर्म इसमें एसिड डालते हैं H2SO4, so we will get sweet smelling compound ester। तो यहाँ से OH हटता है, यहाँ से H हटता है, CH3COO C2H5 एंड साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, दिस इज ester। ओके, हाउ कैन वी गेट A बैक फ्रॉम B। तो हमें इससे B A का वापस कैसे मिलेगा, तो आंसर है हम इसमें क्या करते हैं, कास्टिक सोडा ऐड कर देते हैं। तो CH3COO C2H5, if I add caustic soda in it NaOH, I will get this compound again, CH3COO plus C2H5OH। ओके, और फिर हम इसका फिर से, ठीक है, फिर हम इसका रिडक्शन कर देंगे तो हमें फिर से एक कंपाउंड मिल जाएगा। नेम द प्रोसेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। तो रिएक्शन हमने लिख दी है, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन, बट ये हमारे सिलेबस का पार्ट इस साल नहीं है, नेक्स्ट सेशन फिर से ये हमारे सिलेबस का पार्ट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, इसके और में एक क्वेश्चन और है, व्हाई डज कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सो वी नो दैट देयर आर 3 रीजन। इसका जो और वाला क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, तो उसके 3 रीजन थे, 3 रीजन्स। सबसे पहला टेट्रावैलेंसी, इसकी वैलेंसी 4 होती है। दूसरा रीजन कैटिनेशन, कार्बन जो है कैटिनेशन शो करता है, दैट इज इट कैन फॉर्म कंपाउंड विद अनदर, इट कैन मेक अ बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम एंड मेक लार्ज चेन। और थर्ड जो इसका है वो है स्मॉल साइज। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, Why are some of these are saturated and other are unsaturated। तो इसके कुछ सैचुरेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड है बिटवीन 2 कार्बन्स, और कुछ अनसैचुरेटेड क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, विच ऑफ दीज 2 इज मोर रिएक्टिव। तो आपको बताना है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आंसर है अनसैचुरेटेड आर मोर रिएक्टिव, सैचुरेटेड आर स्टेबल। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो कंपाउंड आपके सामने है, तो पहले नेम होगा अपने पास CH3CH2Br, दिस इज ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। एंड सेकेंड इज 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो दिस इज हेक्साइन। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार आप यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 ये लास्ट है इस क्वेश्चन पेपर का, फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन का. ओके, इन ए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर, गिव 2 रीजंस. तो आपको बताना है कि हम घरों में पैरेलल कनेक्शन क्यों यूज़ करते हैं. तो इसका सिंपल सा रीज़न क्या है कि पहली बात, पैरेलल के अंदर हमें हर एक डिवाइस के लिए स्विच अलग मिल जाता है. ठीक है, वी गॉट डिफरेंट प्लग्स, डिफरेंट स्विच फॉर डिफरेंट अप्लायंसेज. सेकंड कि एक के खराब होने पर बाकी सब नहीं रुकते. ठीक है. तीसरा कि सबको वोल्टेज सेम मिल जाती है. और तीसरा ये कि इसमें करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है, तो जिसको जितना करंट चाहिए उनको उतना ही मिलता है. ओके, सो दीज आर द रीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट 1. इसका सेकंड पार्ट है एन इलेक्ट्रिशियन पुट अ फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर. तो हमारे पास एक फ्यूज है जिसकी रेटिंग क्या है 5 एम्पियर. इसका मतलब हुआ कि वो 5 एम्पियर तक के करंट को सहन कर जाएगा. अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा हुआ तो वो सहन नहीं कर पाएगा. ठीक है. इन द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच ए हीटर वी यूज़, हीटर जो है उसकी पावर है 1.5 किलोवाट, तो दैट मीन्स 1500 वाट, एंड वोल्टेज वी आर यूजिंग दैट इज 220 वोल्ट. सो हमें बताना है कि फ्यूज़ के साथ क्या होगा. सो वट वी यूजिंग power is equals to VI. What will we get? I is equals to P by V. What is the power? Answer is 1500. What is the voltage? Answer is 220. We will cut this. यहाँ 11, यहाँ 75. तो this will come 11 6 are 66. There will be remainder of 9. तो 6.8 एम्पियर के आसपास उसमें से करंट चलेगा. बट फ्यूज़ की रेटिंग क्या है 5 एम्पियर. तो वो रेटिंग से ज़्यादा करंट चल रहा है तो क्या होगा, फ्यूज विल ब्लो, फ्यूज उड़ जाएगा. ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 के और में एक और क्वेश्चन है, तो ये हमारे सिलेबस से कट चुका है, बट लेट अस डिस्कस दिस ऑल्सो. वी हैव गिवन 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ. दिस इज करंट टाइम एंड दिस इज द 2 graphs we have given. Question is, name the current in 2 cases. So this is called DC, direct current. This is AC, alternating current. Okay. Identify the one source of each type. This is produced by cell or battery, and this is by AC generator. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमने सीखा था, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसमें हमें अल्टरनेटिंग करंट मिलता है. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन केस 2 इन इंडिया. हम इंडिया में जो एसी यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आंसर है इन इंडिया वी यूज़ 50 हर्ट्ज. यूज़ अबोव ग्राफ टू राइट डिफरेंस बिटवीन द करंट इन 2 केसेस. तो हमें इसका यूज़ करके बताना है इन दोनों करंट्स में 2 डिफरेंसेस. तो पहला, it does not change its direction, it changes its direction 50. इसकी फ्रीक्वेंसी है तो 100 बार ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती. पहली चीज़. दूसरी चीज़, DC इज कॉस्टलियर, AC इज चीपर, एंड DC इज लेस डेंजरस, AC इज मोर डेंजरस. ओके, सो दिस इज द आंसर. दिस इज द पेपर नंबर 1 जो हमने आज पहला पेपर किया है इस सीरीज़ का. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस पेपर नंबर 2 जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले ही दिया होगा. आप इस वीक एक बार इस पेपर को सोल्व कीजिए और जो नया पेपर है उसको एक बार सोल्व करके देखिए. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ दैट पेपर. ओके, थैंक यू.